नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें भेजी है राजू जी ने खाद गुजर गजरौला उत्तर प्रदेश से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस गहरी पड़ताल में। जी। आज हमारे पास एक कहानी है जो उत्तर प्रदेश के गजरौला से आई है। खादर गुज्जर के राजू जी ने इसे साझा किया है और ये कहानी है शमशेर नाम के एक ट्रक ड्राइवर की। एक बहुत ही मेहनती ईमानदार इंसान और अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित। हाँ, वो कोलकाता में एक सेठ के लिए काम करता था और हर महीने नियमित रूप से पैसे घर भेजता था। लगभग 1,1200 रुपए, जिससे उसके माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे और 2 छोटे भाइयों का गुजारा होता था। जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक पटरी पर थी जिंदगी। और ये बात बड़ी दिलचस्प है क्योंकि अक्सर सबसे असाधारण कहानियां सबसे साधारण जिंदगियों से ही निकल कर आती हैं। सही कहा। शमशेर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस दौर के भारत के सामाजिक ताने बाने का एक छोटा सा नमूना है। लाखों लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूर शहरों में काम करते थे। बिल्कुल, और उनकी जिम्मेदारी, उनकी ईमानदारी ही उनके परिवार की एक तरह से जीवन रेखा हुआ करती थी। और आज हम इसी साधारण सी जिंदगी में आए उस असाधारण और कह सकते हैं रहस्यमयी मोड़ की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि उस एक मनहूस रात को आखिर हुआ क्या था। जी। तो ये एक आम रात थी। शमशेर अपने खलासी सोनू के साथ कोलकाता से दिल्ली के लिए ट्रक लेकर निकला था। और सोनू को वो एक बेटे की तरह मानता था, है ना? हाँ बिल्कुल, उसे अपने हाथों से ट्रक चलाना सिखाया था और सोनू अब तक काफी माहिर भी हो चुका था। कहानी में ये भी बताया गया है कि उस रात सोनू ने शमशेर से कहा भी था कि आप सो जाइए, मैं ट्रक चला लूंगा। हाँ, लेकिन शमशेर ने मना कर दिया। शायद एक उस्ताद वाली फिक्र थी उसे। लेकिन रात के करीब 1 बज रहे थे और ट्रक एक चौड़ी सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार में था। शमशेर को जोर की नींद आने लगी। तो उसने ट्रक रोका। हाँ, सड़क के किनारे रोका, एक बीड़ी पी और फिर सोनू से कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, ट्रक धीरे धीरे और सावधानी से चलाना। और सोनू तो चाहता ही था कि उसे मौका मिले। वो तुरंत मान गया। बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी में मानवीय मनोविज्ञान का एक अहम पहलू सामने आता है। क्या? सोनू, जैसा कि कहानी में बताया गया है, युवा खून था। हाँ। यहाँ पर उसका युवा खून सिर्फ जोश का प्रतीक नहीं है, ये उस मनोवैज्ञानिक अवस्था को भी दिखाता है जिसे ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। अच्छा। युवा ड्राइवरों को या किसी भी युवा को अक्सर लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। सही बात है। और ये सोच जब अनुभव की कमी के साथ मिलती है तो जानलेवा साबित हो सकती है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लगभग आधे घंटे बाद जब सोनू को यकीन हो गया कि शमशेर गहरी नींद में है, तो उसने मजे के लिए ट्रक की रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज कर दी। अच्छा। वो गुनगुनाते हुए ट्रक चला रहा था। तभी अचानक उसे पीछे के शीशे में, रियर व्यू मिरर में, एक तेज रफ्तार ट्रक दिखाई दिया। हाँ, जो उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प परत जुड़ती है। वो क्या? भारत में खासकर पुराने हाईवे पर इस तरह की भूतिया ट्रक या सफेद साड़ी वाली औरत की कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं। हाँ, सुनी तो है। ये कहानियां अक्सर उन जगहों से जुड़ती हैं जहां कई हादसे हुए हों। ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें नहीं है, बल्कि एक तरह की सामुदायिक चेतावनी होती है। ड्राइवरों को सावधान करने के लिए। बिल्कुल, एक तरह का मौखिक खतरे का निशान। तो खैर जो भी हो, सोनू ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा। उसने सोचा कि वो ऐसा कैसे होने दे सकता है, और उसने ट्रक का एक्सेलरेटर और दबा दिया। हाँ, रफ्तार इतनी बढ़ गई कि ट्रक उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ट्रक सड़क छोड़कर किनारे एक विशाल पेड़ से जा टकराया और उसके परखचे उड़ गए। इस भयानक हादसे में शमशेर की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सोनू बच गया। हाँ, सोनू बच गया। आसपास के लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और उसके सेठ को खबर कर दी। वो 5 दिन अस्पताल में रहा। जी, और उसे अपनी गलती पर गहरा पछतावा था। उसकी एक बेवकूफी की वजह से उसके पिता समान शमशेर की जान चली गई थी। यहाँ एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है।
सोनू को अपनी गलती का अफसोस तो था, लेकिन क्या सिर्फ पछतावा किसी की जान की भरपाई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सोनू ने जो किया वो उस अपराध बोध से निपटने का एक तरीका था। उसने मन ही मन तय किया कि अब वो जो भी कमाएगा उसका आधा हिस्सा शमशेर के परिवार को देगा। हाँ, एक तरह से प्रायश्चित करने की कोशिश। कई संस्कृतियों में ऐसी जिम्मेदारी को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य माना जाता है। बिल्कुल। तो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो वापस कोलकाता आया और सेठ से मिलकर उन्हें पूरी कहानी बताई। वो अपनी गलती पर फूट फूट कर रोया होगा। हाँ, बहुत रोया। सेठ ने उसे समझाया और फैसला किया कि वे अभी शमशेर के परिवार को कुछ नहीं बताएंगे, ताकि उन्हें सदमा ना लगे। जी। लेकिन इसके बाद सेठ ने सोनू को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सोनू के होश उड़ गए। और यहीं से ये कहानी एक दुखद सड़क हादसे से एक रहस्यमयी अलौकिक पहेली में बदल जाती है। हाँ, अब तक ये कहानी मानवीय भूल की थी, अब ये हकीकत की सीमाओं से परे जाने लगती है। तो सेठ ने क्या बताया? सेठ ने सोनू को बताया कि शमशेर अक्सर उनसे एक बात कहता था। शमशेर ने कई बार बताया था कि जब भी वो रात में 1-2 बजे के करीब उसी सुनसान सड़क से गुजरता है तो उसे शीशे में एक तेज रफ्तार ट्रक दिखता है। हाँ, जो ओवरटेक करने की कोशिश करता है। और हैरानी की बात ये थी कि जब वो ट्रक रोककर नीचे उतरकर देखता तो पीछे कोई ट्रक नहीं होता था। मतलब वो ट्रक सिर्फ शीशे में ही दिखता था। जी। शमशेर के मुताबिक इस भूतिया ट्रक के कारण कई ड्राइवरों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकता है जिसे हाईवे हाइपोथेसिस कहते हैं। ये क्या होता है? लंबी, सीधी और सुनसान सड़कों पर घंटों गाड़ी चलाने से ड्राइवर एक तरह की समाधि जैसी अवस्था में चले जाते हैं, जहाँ उनका दिमाग ऑटो पायलट पर होता है। अच्छा। इस अवस्था में उन्हें वो चीजें भी दिख या महसूस हो सकती हैं जो असल में है ही नहीं। तो क्या ये मुमकिन है कि शमशेर और अब सोनू दोनों ने इसी का अनुभव किया? हो सकता है। ये उस अलौकिक अनुभव के लिए एक तार्किक व्याख्या हो सकती है। ये सुनकर सोनू तो सन्न रह गया। मतलब वो पीछे आने वाला ट्रक सच में एक भूत था या दिमाग का कोई खेल? ये सवाल उसके मन में घूमने लगा। खैर, वक्त गुजरता गया। हादसे को करीब 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीने एक लंबा वक्त होता है। न कोई चिट्ठी, न कोई मनी ऑर्डर। परिवार का चिंतित होना तो स्वाभाविक था। हाँ, तो एक दिन सेठ ने सोनू से कहा, चलो शमशेर के घर चलते हैं। उसके परिवार से ये बात छिपाना ठीक नहीं है और उनके कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। जी। तो मई 2000 का महीना था। दोपहर का समय, भयंकर लू चल रही थी। सेठ जी और सोनू पसीने से तरबतर शमशेर के गांव पहुंचे। पता पूछकर वे शमशेर के घर पहुंचे होंगे। हाँ, दरवाजे पर एक घना नीम का पेड़ था जिसके नीचे एक खाट पड़ी थी। परिवार वालों ने उन्हें पानी पिलाया और जैसे ही वे कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाले थे, कहने का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो तर्क और हकीकत की सारी दीवारों को तोड़ देता है। हाँ, मतलब सेठ और सोनू मौत की खबर सुनाने वाले हैं और ठीक उसी वक्त एक डाकिया साइकिल की घंटी बजाता हुआ आता है। ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने पहली बार ये पढ़ा। डाकिया अंदर आया, शमशेर के पिता को बधाई दी और उनके हाथ में एक मनी ऑर्डर थमा दिया। अविश्वसनीय। डाकिया तो चला गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और भी अविश्वसनीय था। क्या हुआ? शमशेर के पिता ने बड़ी सहजता से सेठ जी से पूछा, जब आप लोग आ ही रहे थे तो शमशेर ने ये पैसे डाक से क्यों भेजे? आपके हाथ भिजवा देता। ये सुनते ही सेठ और सोनू के तो होश ही उड़ गए। सेठ ने शमशेर के पिता से पूछा, क्या कहा आपने? शमशेर ने मनी ऑर्डर भेजा है? पिता ने वो कागज दिखा दिया होगा। हाँ, बिना कुछ कहे 100 के 8 नोट और मनी ऑर्डर वाला कागज का टुकड़ा सेठ जी के आगे कर दिया। सेठ जी ने कांपते हाथों से वो कागज देखा होगा। हाँ, और उस पर लिखावट हूबहू शमशेर की थी और पैसे भी उसी पोस्ट ऑफिस से जमा किए गए थे जहां से वो हमेशा जमा करता था। ये एक अजीब स्थिति है। एक तरफ परिवार के पास 3 महीने से आ रहे मनी ऑर्डर और चिट्ठी जैसे ठोस सबूत हैं, और दूसरी तरफ सेठ और सोनू मौत की खबर लेकर खड़े हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि हमारा दिमाग भावनात्मक सबूतों को तार्किक सबूतों पर कितनी आसानी से तरजीह दे सकता है। उस परिवार के लिए वो मनी ऑर्डर सिर्फ पैसा नहीं था, वो शमशेर के जिंदा होने का सबूत था। उस भावनात्मक सच के सामने मौत की खबर एक भयानक झूठ लग रही होगी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। शमशेर के पिता ने कहा, भगवान ऐसा बेटा सबको दे, हमारा बहुत ख्याल रखता है। ये सुनकर सोनू ने पूछा होगा, चाचा जी क्या पिछले महीने भी मनी ऑर्डर आया था?
हाँ, उसने पूछा और पिता ने कहा, हाँ बेटा, हाँ, हर महीने आ रहा है। 2 महीने पहले तो उसकी एक चिट्ठी भी आई थी जिसमें उसने लिखा था कि वो 1 साल तक घर नहीं आ पाएगा, लेकिन पैसे भेजता रहेगा। जी बिल्कुल। अब तो सोचा जा सकता है कि सेठ और सोनू की क्या हालत हुई होगी। अचानक सोनू खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे संभालने की कोशिश में सेठ जी की भी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके लिए ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक असंभव पहेली का सामना करने का डर भी था। हाँ, और शमशेर के घर वाले और गांव वाले हैरान थे कि ये दोनों अचानक रोने क्यों लगे। तब तक तो और भी लोग इकट्ठा हो गए होंगे। बिल्कुल। सेठ ने हिम्मत जुटाई और सबको पूरी सच्चाई बताई। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, परिवार ये मानने को तैयार नहीं था। उनका सवाल भी जायज था। अगर शमशेर 4 महीने पहले मर चुका था, तो ये मनी ऑर्डर और चिट्ठी कौन भेज रहा था? ये विश्वास और वास्तविकता का सीधा टकराव था। हाँ, एक तरफ मौत की खबर और दूसरी तरफ जिंदगी के सबूत। इस स्थिति में किसी के लिए भी सच को स्वीकार करना लगभग नामुमकिन है। ये दिमाग के लिए एक तरह का सिस्टम क्रैश है। आखिरकार सेठ जी ने सबूत दिखाए। पुलिस द्वारा शमशेर के एक्सीडेंट के समय खींची गई तस्वीरें और डॉक्टर की रिपोर्ट। उन तस्वीरों को देखकर तो परिवार को इस कड़वे सच को मानना ही पड़ा होगा। हाँ, मानना पड़ा कि शमशेर अब नहीं रहा। गांव वालों की सलाह पर शमशेर का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, इसके बाद सेठ ने अपना वादा निभाया। शमशेर के दोनों भाइयों को कलकत्ता ले गए और एक फैक्ट्री में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी दिलवा दी, और साथ ही सेठ जी खुद भी हर महीने परिवार को पैसे भेजते रहे। बिल्कुल। और अब आता है कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। वो क्या? जैसे ही परिवार ने शमशेर का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद से कोई चिट्ठी या मनी ऑर्डर नहीं आया। मतलब वो सिलसिला वहीं रुक गया। वहीं रुक गया। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद शमशेर की आत्मा अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। हाँ। वो अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और अंतिम संस्कार के बाद जब उसे लगा कि अब उसका परिवार सुरक्षित है, तो उसे शांति मिल गई। ये कहानी की अलौकिक व्याख्या है जो इंसानी रिश्तों और जिम्मेदारी की गहराई को दिखाती है। सोनू आज भी इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता। तो ये थी एक दुखद हादसे, पारिवारिक जिम्मेदारी और कुछ ऐसी घटनाओं की कहानी जिन्हें तर्क से समझना शायद मुमकिन नहीं है। एक तरफ एक नौजवान की गलती से हुई मौत है, तो दूसरी तरफ मौत के बाद भी अपने परिवार के प्रति फर्ज निभाने का एक अविश्वसनीय सिलसिला। जी। ये कहानी हमें विश्वास की शक्ति और इंसानी रिश्तों की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये शमशेर का अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतना गहरा लगाव था कि वो मृत्यु के बंधन को भी पार कर गया? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन ये इंसानी भावना की ताकत को जरूर दिखाता है। और जाने से पहले एक सवाल हम सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जी। कहानी में सब कुछ बताया गया सिवाय एक बात के। डाकिये ने तो गांव में मनी ऑर्डर दिया, ये तो समझ आता है, लेकिन उन 3 महीनों तक कोलकाता के उस पोस्ट ऑफिस में जाकर शमशेर की लिखावट में फॉर्म भरकर पैसे कौन जमा कर रहा था? इस भौतिक दुनिया का ये अनसुलझा सवाल इस अलौकिक कहानी को और भी गहरा और रहस्यमयी बना देता है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com।